दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक शहर में, जो विश्व मानकों के हिसाब से अपेक्षाकृत गरीब है, एक ठंडी सर्दियों की रात थी। यह एक विशाल शहर था और सबसे ठंडी रातों में से एक होने के बावजूद शहर अभी भी कारों और लोगों से गुलजार था, जो शहर के केंद्र के सबसे दूर के इलाकों में भी सड़कों पर घूमते देखे जा सकते थे। हालांकि इस शहर के ठीक बीच में एक अराजक दृश्य सामने आया। कुछ पुलिस की गाड़ियां तेजी से गुजरती दिखाई दे रही थीं। उनके सायरन बाहरी इलाकों में सभी को सचेत कर रहे थे कि शहर में कुछ असामान्य हो रहा है। सायरनों के बीच सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही नहीं दौड़ रही थीं। दरअसल दमकल की गाड़ियां और कई एम्बुलेंस भी उसी दिशा में दौड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जिससे सड़क पर मौजूद लोगों का ध्यान रुक गया और वे ये देखना चाहते थे कि सभी गाड़ियां कहां दौड़ रही हैं। शहर के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय टकसाल को सैन्य ग्रेड हथियारों से लैस अपराधी लूट रहे थे। वहां गोलियों की गूंज गूंज रही थी, क्योंकि अपराधी आसपास के पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चला रहे थे, उनके साथ भीषण गतिरोध में थे और उन्होंने मशीन गनों और यहां तक कि हथगोले का इस्तेमाल करके आसपास के वाहनों को नष्ट कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच उस इमारत से कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने घिरे हुए भवन से उठते काले धुएं के घने गुबार को देखा, जो उस इमारत को लूटने के बाद अपराधियों के विनाशकारी कारनामों का सबूत था। जल्दी करो, जाने का समय हो गया। हमें वो सब मिल गया जो हम चाहते थे। सबको मार डालो, कोई गवाह पीछे मत छोड़ो। हाँ हाँ, जश्न मनाने का समय आ गया है। कुछ अपराधियों ने आपस में मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें रेडियो पर अपने कुछ साथियों से चेतावनी मिल रही थी। इस बीच जब वे भाग रहे थे तो उनमें से आखिरी अपराधी, जो अभी भी इमारत में था, टूटी हुई दीवारों से होते हुए उन विभिन्न पूर्व नियोजित भागने के रास्तों की ओर बढ़ गया जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विकसित किए थे। उसी समय एक हेलीकॉप्टर इमारत की छत पर उतरा, जिसमें आज के ऑपरेशन का एक नेता सवार था, जो एक अधिकारी का वेश धारण करके एक ब्रीफकेस के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। उसकी बाईं कलाई पर काले ब्रीफकेस से हथकड़ी लगी हुई थी, जबकि उसका चेहरा हॉकी मास्क से ढका हुआ था। जैसे ही वह घटनास्थल की ओर बढ़ा, उस आदमी ने गोलियों की आवाजों को अनदेखा कर दिया जो उसके वर्तमान स्थान से कुछ दर्जन मीटर नीचे से आ रही थी, जबकि जलते हुए प्लास्टिक और मिट्टी की तीखी गंध आसपास फैली हुई थी। चलो दोस्तों, फिर उसने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका चेहरा एक ऐसे युवा व्यक्ति जैसा दिखाई दिया जो उन अपराधों को करने का आदी भी नहीं लग रहा था जिनका वह वर्तमान में नेतृत्व कर रहा था। यह विसेंट अकोस्टा था, जो इस देश के माफिया का एक 25 वर्षीय कुख्यात सदस्य था। वह संघीय जेलों से 3 सफल भागने और एक बैंक डकैती की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। 17 साल की उम्र में उसने इसी शहर में अपने पड़ोस में एक हथियार विक्रेता के मामलों को व्यवस्थित करके माफिया में अपना करियर शुरू किया। वर्षों से वह रैंकों में ऊपर उठता गया और उस पद पर पहुंच गया जहां वह उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकारी बनने से बस 3 कदम दूर था, जिससे वह वर्तमान में जुड़ा हुआ था। अगर वह इस दृश्य से सफलतापूर्वक बच निकला तो मास्ती परिवार का अगला डॉन बनने का उसका रास्ता लगभग तय हो जाएगा। लेकिन यह अनोखा था अगर ऐसा होता। जैसे ही उसका हेलीकॉप्टर भागने के लिए उड़ा, विसेंट ने अचानक इमारत के हेलीपैड पर इस ऑपरेशन में अपने दाहिने हाथ वाले आदमी को देखा। उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया था और उसे अजीब तरह से देख रहा था। एक पल बाद जिस आदमी पर उसे भरोसा था, उसने अपने एक हाथ में कुछ दबाया, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। ये देखकर विसेंट का दिल बैठ गया। शे बूम! हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में एक विस्फोट हुआ, जिससे पायलट का नियंत्रण तुरंत छूट गया और हेलीकॉप्टर हर पल आसमान से दर्जनों मीटर नीचे गिरने लगा। उस हेलीकॉप्टर के अंदर मची अफरा तफरी और चेतावनी भरी आवाजों के बीच, जब पायलट और सह पायलट हताशा में चीख रहे थे, विसेंट ने धरती पर अपने जीवन के आखिरी पल अपनी आंखों के सामने गुजरते देखे। साला गद्दार, उसने सोचा, लेकिन अपनी जान लेने के 10 सेकंड से भी कम समय बाद उसका हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया। धमाका! डॉट 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 पापा आ दर्द से चीखते हुए उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया, लेकिन वह ठीक से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें मुश्किल से खुल पा रही थीं। उसके नितंबों का दर्द जरा भी कम नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखकर मालिश करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से विसेंट ने पाया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा था। अरे क्या बात है! वह लगभग ठीक वैसे ही जैसे वह अभी कुछ पल पहले मरने से पहले स्तब्ध था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर सिकुड़ गया है। वह मुश्किल से अपने हाथों को नियंत्रित कर पा रहा था। दरअसल खुद पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अपने आप हिल रहा हो और वह बस रो ही सकता था। अचानक उसने महसूस किया कि एक विशाल हाथ उसके शरीर के पास आ रहा है, जिससे वह इस विचित्र स्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उस जीव के लिए तड़पने के बजाय उस हाथ ने उसे एक गर्म और आरामदायक कंबल की तरह ढंक लिया। कुछ ही देर बाद विसेंट ने एक अपरिचित भाषा में एक आवाज सुनी जिसे वह समझ नहीं पाया। बधाई हो मिस्टर फुलर, यह एक लड़का है। ये काफी मजबूत और स्वस्थ है। ये भविष्य में एक अच्छा व्यापारी बनेगा। हाँ हाँ, एक आवाज ने घोषणा की। लेकिन तभी विसेंट ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे ज्यादा अपरिचित नहीं लगी। ओह मेरे बच्चे, तुम आखिरकार दुनिया को अपना रूप दिखा रहे हो, है ना? मम्मी ने तुमसे मिलने के लिए 14 महीने इंतजार किया। एक मीठी, सुकून देने वाली आवाज विसेंट के नन्हे कानों तक पहुंची और जल्द ही उसने खुद को काले बालों और भरी हुई छाती वाली इस महिला की बाहों में पाया। गप। हालांकि विसेंट इन लोगों की कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि इन सारे संकेतों को देखने के बाद भी अपनी स्थिति को समझ न पाया। हर गुजरते पल के साथ स्थिति उसके लिए और भी स्पष्ट होती जा रही थी। अरे, मेरा पुनर्जन्म हो गया है और अब मैं एक नवजात हूँ, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसके आसपास के लोगों के लिए वह अभी भी रो रहा था क्योंकि उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अपने पहले बेटे के आगमन की खुशी से भरे विसेंट के पिता अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जोर से बुदबुदाए, हा हा हा, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वह बिल्कुल आपके जैसा ही है मिस्टर फुलर। डॉक्टर की एक सहायक, जिसने विसेंट के जन्म में मदद की थी, ने उस सुखद पारिवारिक पल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नए जीवन को दुनिया में लाना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। विसेंट के पिता अपनी पत्नी और बेटे को नम आंखों से देखते हुए मूर्खों की तरह मुस्कुराते रहे। अपनी लंबी यात्रा के दौरान एक दूरदराज के गांव में उनकी पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सौभाग्य से गांव का एकमात्र स्थानीय डॉक्टर मौजूद था, जिससे उन्हें बिना किसी उपयुक्त जादूगर की उपस्थिति के प्राकृतिक प्रसव के जोखिम से बचा लिया गया। कौन जानता था कि अगर गांव का एकमात्र जादूगर, जो चिकित्सा में विशेषज्ञता रखता था, मौजूद ना होता तो क्या होता। इस तरह मर्चेंट फुलर के दिल में अपार राहत थी। अब वह अपने बेटे के जन्म का जश्न बिना इस चिंता के मना सकते थे कि डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण उनके पहले बेटे को जन्म के समय कोई नुकसान पहुंच सकता है। कुछ पल बाद डॉक्टर की एक सहायक, जिसकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, ने विसेंट की मां केट होगन की जांघों पर हाथ रख दिया। जब विसेंट, जो अब अपनी आंखें आसानी से खोल पा रहा था, ने उसे करीब से देखा, तो उसने देखा कि उस महिला के हाथों से निकलकर उसकी मां के गुप्तांग में अर्धपारदर्शी रेखाओं में अंकित कई छोटे छोटे अक्षर जा रहे थे। उफ, यह क्या है? उसने सोचा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने नए जीवन में पहली बार जादू देखा था। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। अपनी मौत कैसे हुई और इस जादुई जगह पर कैसे पहुंचा, ये पूरी तरह समझे बिना एक नई दुनिया में पहुंचने के बाद विसेंट धीरे धीरे नई वास्तविकता के साथ ढल गया। शुरुआत उसके लिए बहुत उबाऊ रही। हालांकि उसके पास धरती पर बिताए अपने समय की सारी यादें थीं, फिर भी उसे हर बच्चे के जन्म के बाद की कष्टदायक यात्रा से गुजरना पड़ा। महीनों तक वह बस खाता रहा, सोता रहा, मल त्याग करता रहा और आखिरकार पेशाब कर बैठा। आधी रात को अपने गुप्तांगों और कभी कभी तो पीठ पर मल के निशान के साथ जागना बहुत ही भयानक था। अपने जीवन के इस अंधकार में दौर में उसने लगभग अपना सारा सम्मान खो दिया। इस बीच एक बच्चे की दिनचर्या में ज्यादा रोमांच नहीं होते। वह पहले से ही जानता था कि कितनी चीजें काम करती हैं, इसलिए उसने ज्यादा खोजबीन नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा उसे उन चंद मौकों से मनोरंजन मिला था जब उसने लोगों को अपने सामने जादू करते देखा था। शुरू में उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या है। फिर भी जितना ज्यादा समय उसने इस जगह पर बिताया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वहां के लोगों की अद्भुत शक्तियां उस जादू जैसी थी जिसके बारे में उसने अक्सर काल्पनिक कहानियों में सुना था। इस खोज के जरिए उसे पता चला कि वह अब धरती पर नहीं, बल्कि एक अद्भुत जगह पर है। यह पोलारिस क्षेत्र था, एक ऐसी दुनिया जहां जादू मौजूद था। पोलारिस क्षेत्र में अपने शुरुआती नीरस महीनों के बाद विसेंट ने धीरे धीरे अपनी जगह, अपने नए माता पिता की भाषा और उस अद्भुत खोज के बारे में जान लिया था। 7 महीने की उम्र में उसने कुछ शब्द बोलना सीख लिया था, लेकिन सिर्फ 1 साल और 5 महीने की उम्र में ही वह वाक्य बनाने और लोगों की बातें समझने में सक्षम हो पाया था। इस समय तक वह उन कहानियों को समझने लगा था जो उसकी माँ उसे सोते समय सुनाया करती थी।
पोलारिस क्षेत्र संभावनाओं से भरा एक अद्भुत स्थान था, जहां भयानक राक्षस जंगलों में या यहां तक कि परछाइयों में छिपे रहते थे। साथ ही जादू सीखने में सक्षम इंसानों के पास अनोखे रास्तों पर चलने, जादू के जरिए अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाने की संभावना थी। जब तक वे खुद को मजबूत बनाए रखते, उनकी जिंदगी लंबी हो सकती थी, और इन विशेषज्ञों के लिए असंभव शब्द का इस्तेमाल आसानी से नहीं किया जा सकता था। बोलना सीखकर उसने ये बातें और इस समाज की कार्यप्रणाली की कुछ बुनियादी अवधारणाएं सीख ली थीं। हालांकि वह अभी भी एक बच्चा था और उसे बहुत कुछ सीखना था। 3 साल की उम्र में उसे जादुई साधना के पदानुक्रमों और न ही पारिवारिक मूल से मिलने वाली स्थिति के अंतरों के बारे में पता था। क्या ये पृथ्वी जैसी कोई जगह थी जहां वित्त बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण था? उसे अभी तक पता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने परिवार के हालात के बारे में पता था। वह एंड्रू फुलर नाम के एक अपेक्षाकृत सफल व्यापारी का बेटा था। इस व्यक्ति को दयालु, सुंदर और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा सकता है। उसकी मां केट होगन थी, जो मूल रूप से अपने पति और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए जीती थी। वह एंड्रू के ही प्रांत के एक धनी बुर्जुआ परिवार से थी, जहां उनकी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। एंड्रू की बात करें तो वह एक ही मूल का था, लेकिन उसने अपने व्यावसायिक जीवन के जरिए सफलता हासिल की थी, एक ऐसा करियर जो उसने 20 साल पहले एक अमीर व्यापारी द्वारा गोद लिए जाने के बाद से अपनाया था। इसी रिश्ते से लॉरेन और हाल ही में विसेंट का जन्म हुआ। लॉरेन उस समय विसेंट की इकलौती बहन थी। फिर भी ये देखते हुए कि उनके माता पिता एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, उसे इसमें कोई शक नहीं था कि एक दिन और भी भाई बहन होंगे। लॉरेन ईर्ष्यालु नहीं थी और उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रहती थी, इसलिए विसेंट स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करता था। पृथ्वी पर अपने अतीत को देखते हुए वह शायद इस परिवार से जुड़ नहीं पाता, लेकिन उनके साथ 3 साल रहने और सभी से प्यार के अलावा कुछ न पाने के बाद उसने इस परिवार को अपना लिया था और उन्हें सचमुच अपने दिल में बसा लिया था। इस अच्छे रिश्ते की वजह से उसने उनके साथ बिताए समय का आनंद लिया, चीजें सीखी और उनकी वास्तविकता को समझा। उसके पिता को आर्थिक रूप से सफल माना जा सकता था, लेकिन यह एक ऐसा समाज था जहां बुनियादी जरूरतों की गारंटी के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यह एक जादुई समाज था। इस प्रकार कोई व्यक्ति केवल जादुई शक्ति के माध्यम से ही एक अच्छा सामाजिक पद प्राप्त कर सकता था। संसाधनों का होना महत्वपूर्ण था, लेकिन केवल तभी जब ये संसाधन जादूगरों को प्रभावित कर सकें। ऐसा उसके पिता नहीं कर सकते थे, इसलिए भले ही वे इस दुनिया के मानकों के अनुसार अमीर माने जाते हों, उन्हें लगभग हर जगह कुछ समूहों के सामने सिर झुकाना पड़ता था। इस दुनिया में कुलीन लोग थे जो आमतौर पर स्वर्ग प्रदत्त परिवारों से ताल्लुक रखते थे और जिनके सदस्यों में अच्छी जादुई प्रतिभाएं होती थीं। लेकिन उनके अलावा समान मूल के कुछ व्यक्ति केवल अपनी प्रतिभा के आधार पर ऊंचे पद प्राप्त कर सकते थे, और इस समाज के बाकी लोगों को उनके साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी। एक कमजोर व्यक्ति होने और संबंधित जादूगरों को प्रभावित करने में असमर्थ होने के कारण विसेंट के पिता को विनम्र होना पड़ा। विसेंट ने हाल ही में ये सीखा था और धीरे धीरे अपने अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक विनम्र और विवेकपूर्ण जीवनशैली अपनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अक्सर अपने पिता से कहानियां सुनी थी कि कैसे सही समय पर अपना सिर झुकाना और कदम पीछे हटने से उसे फायदा हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे धरती पर धोखा मिला था और जो इस नई दुनिया में जीना सीखने की कोशिश कर रहा था, विसेंट ने इस संकेत को समझ लिया था और जब भी संभव हो अपने पिता की तरह व्यवहार करने की कोशिश की थी। और उसकी माँ और बहन ने भी ऐसा ही किया। शायद इसी वजह से यहाँ रहने के 3 सालों में उन्हें कभी भी किसी विकट परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। अब विसेंट अपने परिवार के मुख्य घर स्कॉट प्रांत के सीडेल साम्राज्य में मार्टेल गांव में था। यह एक अपेक्षाकृत छोटी जगह थी जहां 3000 से भी कम निवासी रहते थे और जहां कोई कुलीन वर्ग का सदस्य नहीं रहता था। मार्टेल गांव एक विशाल जंगल, पहाड़ों और सैकड़ों किलोमीटर तक फैले खेतों से घिरा हुआ था। प्रांत में अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण यह एक शांत जगह थी जहां आमतौर पर बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। इसीलिए फुलर परिवार के मुखिया ने अपना निवास यहीं स्थापित किया था। और ठीक इसी जगह पर विसेंट इस समय अपनी माँ के पीछे भाग रहा था। ... माँ, मैं जादू कब सीख पाऊंगा? उसने बचकानी, सुस्त भाषा में पूछा। उसे अभी भी ठीक से बोलने में दिक्कत हो रही थी। विसेंट अपने मन में शब्दों का निर्माण कर सकता था, पढ़ सकता था और लोगों की बातें समझ सकता था, भले ही वे थोड़े जटिल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उतना अच्छा बोल या लिख नहीं पा रहा था जितना वह सोचता था। केट ने एक बार फिर अपने बेटे को इस बारे में पूछते सुना और कपड़े सुखाने की रस्सी पर डालते हुए मुस्कुराए।
विसेंट, अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। पहले तुम्हें लिखना सीखना होगा और अपनी बहन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। विसेंट ने ये सुना और सोचा कि उससे इस बारे में सच छिपाना उसके लिए बहुत अन्याय है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम मुझसे इस बारे में कब बात करोगे? उसने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया और आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। वह थोड़ी देर रुकी, उसे लगा कि वह अपने नन्हे बेटे को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन उसे तुरंत बता देना ही बेहतर होगा। विसेंट, जादू एक ऐसी चीज है जिसका प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अपनी लगन, किस्मत और संपर्कों का इस्तेमाल करो। संक्षेप में, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को निखारने के कई तरीके हैं। उसने सकारात्मक लहजे में शुरुआत की, लेकिन जल्द ही गंभीर हो गई। हालांकि एक जादूगर के रूप में सुधार के चाहे जितने भी तरीके हों, उनमें से कोई भी एक खराब प्राकृतिक प्रतिभा को सुधार नहीं सकता। जादू की दुनिया में जादूगरों का भाग्य उनकी जादुई यात्रा शुरू करने से पहले ही तय हो जाता है। खराब प्रतिभा वाला एक जादूगर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, वह कभी भी एक अच्छे खासे आलसी जादूगर के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। जादू की दुनिया जायज नहीं है, मेरे बेटे, विसेंट की मां ने कहा। उनके दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था, लेकिन वे अपने बेटे को हकीकत का सामना करना सिखाने के लिए दृढ़ थीं। वह बहुत छोटा था, लेकिन चूंकि उसमें इस बारे में सोचने का बहुत ज्यादा समय लगने के संकेत दिख रहे थे, इसलिए केट ने इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालने का फैसला किया। इससे पहले कि वह अपने सपनों को बहुत ऊंचा उठाए, वह उसके पंख काट देंगी ताकि वह ऐसी उड़ान न भर सके जिससे वह जमीन पर मुंह के बल गिरे। एक मां होने के नाते अपने बेटे को इस भयानक दुनिया के लिए तैयार करना उसका फर्ज था। विसेंट, असाधारण जादुई क्षमताओं या भरपूर मानस की उम्मीद मत करो। तुम्हारे पिता और मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मामले में विशेषाधिकार मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। समय के साथ तुम बेशक जादू का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने पिता की तरह एक अच्छा व्यापारी बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकोगे, दोस्त बना सकोगे और घूमने फिरने की आज़ादी पा सकोगे। आह भरकर वह अपने बेटे की तरफ मुस्कुराए, उसके बालों से खेलते हुए, और फिर उसे गले लगा लिया। तुम्हें खुश रहने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरे प्यारे। ये आखिरी शब्द सुनकर विसेंट शिकायत नहीं कर सका। इस दुनिया की क्रूर सच्चाई पर विलाप तो दूर की बात थी। किसी व्यक्ति के पास मन की मात्रा काफी हद तक उसकी वंशानुगत विशेषताओं से जुड़ी होती है, इसलिए संभावनाएं उसके खिलाफ थीं। लेकिन क्या पृथ्वी पर भी यही स्थिति नहीं थी? वह पृथ्वी पर गरीब पैदा हुआ था और छोटी उम्र से ही उस दुनिया की स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण वास्तविकता में जिया था। उस अनुभव से सच्चाई के भार ने इस युवक को इतना प्रभावित नहीं किया था। वह अपनी मां की तरफ मुस्कुराया और उसके गाल को चूमा, यह महसूस करते हुए कि वह पृथ्वी की तरह ही जीने का अपना तरीका खोज सकता है। हो सकता है कि वह एक महान जादूगर न बने, लेकिन वह दूसरे तरीकों से अच्छी तरह जी सकता है। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था, लेकिन मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, उसने सोचा जब उसकी मां ने उसे गले लगाया। पृथ्वी पर मैं मास्ती परिवार में शामिल हो गया, लेकिन मैं इस दुनिया में अपना परिवार बना सकता हूँ। आज मेरे पास जो ज्ञान है, उसके साथ मुझे अपना समूह बनाने और उस बूढ़े आदमी से भी बेहतर डॉन बनने का पूरा भरोसा है। मुझे बस गद्दारों से सावधान रहना है। विसेंट को वह कीड़ा याद आ गया जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था। उसे अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत नहीं थी, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी थी कि अगर वह फिर से मर गया तो उसका पुनर्जन्म किसी और दुनिया में होगा? इस बात का कोई संकेत न होने के बावजूद कि उसकी किस्मत भी वैसी ही होगी, वह पृथ्वी पर हुई घटना को पोलारिस क्षेत्र में दोहराने से रोकना चाहता था। अब जाओ अपनी बहन के साथ खेलो, वाइस। माँ को अपना काम पूरा करना है, केट ने पहले से ज्यादा मीठी आवाज में कहा, अपने बेटे को उसकी कम चिंताओं वाली दुनिया में लौटने की इजाजत देते हुए। वह इस बात से बहुत दुखी थी कि उसे अपने बेटे को इतनी कठिन बातें सिखानी पड़ी और जल्द ही वह बाद में उसका पसंदीदा खाना बनाने के बारे में सोचने लगी। जब वह ये सोच ही रही थी, नन्हा वाइस अपनी बहन के पास दौड़ा, ये जानते हुए कि यह छोटी बच्ची उसके साथ खेलेगी क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती है। वाइस, लॉरेन ने शिष्टाचार का पाठ पूरा करते हुए अपने छोटे भाई को देखकर चिल्लाया। उस समाज में विसेंट की बहन जैसी लड़कियों को कम उम्र से ही अच्छी पत्नी, माँ और गृहिणी बनने के लिए तैयार किया जाता था। उनमें से कुछ जादूगर बन गईं और दुनिया में निकल पड़ीं, लेकिन ये जीवन बहुत कम लोगों का था। ज्यादातर महिलाएं उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करती थीं जिनके बारे में विसेंट ने पृथ्वी के इतिहास की किताबों में पढ़ा था।
उनका परिवार उन्हें तब तक शिक्षित और प्रशिक्षित करता था जब तक वे गर्भधारण नहीं कर लेती। फिर उनके पिता एक योग्य पुरुष ढूंढते और उनकी शादी तय करते। आमतौर पर यह तयशुदा शादी दोनों परिवारों के रिश्तों को बेहतर बनाने का काम करती थी, इसलिए महिला अपने पति के चुनाव में शायद ही शामिल होती थी। लॉरेन बचपन से ही व्यवहार करना और सम्मान की पात्र महिला बनना सीख रही थी। एक दिन विसेंट को भी उसका परिवार तैयार करना शुरू कर देगा, लेकिन अपनी बहन के विपरीत वह अपने पिता का पेशा विरासत में लेने के लिए तैयार होगा, जो कि पहले लड़के के साथ होने वाली सबसे आम बात है। हालांकि वाइस अभी बहुत छोटा था और उसकी जिम्मेदारियां कम थीं, इसलिए उसे काफी आज़ादी थी और वह अपनी बहन के साथ जब भी खाली होती खेल सकता था। और अगले कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा जब तक कि नन्हा वाइस अपने 5वें जन्मदिन तक नहीं पहुंच गया। उस समय आखिरकार उसके लिए चीजें थोड़ी बदल गईं। विसेंट द्वारा मन और आनुवंशिकता के बीच के संबंध की खोज के बाद के महीनों में ये लड़का धीरे धीरे एक कम उबाऊ जीवन जी रहा था, इस दुनिया की हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। जब वह 4 साल का हुआ तो महीनों तक अपने माता पिता से मांगने के बाद उसे अपनी पहली किताबें मिली। तब तक वह ठीक से बोल और लिख सकता था, जो उसके पिता ने उसे ये किताबें देने के लिए जरूरी शर्त रखी थी। इनके माध्यम से उसने मन, जादू और आनुवंशिकता के बारे में सीखा था, साथ ही उस राज्य के बारे में 1 दर्जन से भी अधिक जानकारियां भी प्राप्त की थी जिसमें वह पैदा हुआ था। मन प्रत्येक जादूगर का एक महत्वपूर्ण पहलू था, उनकी जादुई शक्ति का स्रोत जो मंत्रों का जाप करने और क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक था। जादू, जादुई शक्ति का परिष्कार और अनुप्रयोग था, किसी मंत्र या क्षमता का। आनुवंशिकता की बात करें तो इसमें बताया गया था कि कैसे जादुई गुण और जादुई रूप उनके माता पिता के गुणों से काफी प्रभावित हो सकते हैं। इससे उसे समझ में आया कि उसके माता पिता के समान गुण होने और अंततः वे उपलब्धियां हासिल करने की संभावना ज्यादा है जो वे अपने जादुई मार्ग पर केंद्रित होने पर हासिल कर सकते थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही जानता था कि उसके माता पिता जादू में पारंगत नहीं थे, विसेंट पिछले 2 सालों से अपनी जागृति के बारे में कोई खास उम्मीदें नहीं रखता था। जागृति तब हुई जब युवा 14 साल के हुए और उन्हें एक विशेष समारोह में जादुई रत्न नामक कोई चीज दी गई। चूंकि उनकी उत्पत्ति आनुवंशिकता से जुड़ी थी, इसलिए एक जादूगर के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज जादुई रत्न ही थी, इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह था। लेकिन अपने परिवार के लोगों के साधारण होने के बारे में पता चलने के बाद छोटे वाइस को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए जब वह 5 साल का हुआ और अपने पिता के व्यवसाय के बारे में जानने के लिए अपनी कक्षाएं शुरू की, तो वाइस पूरी तरह से इस बारे में सीखने पर केंद्रित था कि वह इसके बारे में क्या सीख सकता है। उसका अपने पिता की तरह व्यापारी बनने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी वह एंड्रू के तौर तरीके सीखना चाहता था ताकि जब उसे माफिया की राह पर अपने परिवार को पालने का मौका मिले तो वह उनका फायदा उठा सके। और इसी के साथ जादुई युग के वर्ष 867 की शुरुआत में विसेंट फुलर ने अकादमी में प्रवेश लिया। आज सुबह उठते ही वाइस जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने परिवार के साथ नाश्ता किया। माटेल गांव की एकमात्र अकादमी में अपने पहले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अकादमी ऑफ स्टॉर्स में वह अपनी पढ़ाई की दिनचर्या का एक हिस्सा शुरू करेगा, जहां वह राज्य और अपनी दुनिया की बुनियादी बातों से लेकर जादू के बारे में भी कुछ सीख सकता था। वह अब भी दोपहर में इस आदमी के साथ रोजाना अपने पिता के पेशे को सीखता रहेगा। फिर भी आज से उसकी गतिविधियों की एक पूरी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। बचपन की नीरस जिंदगी से बचने के लिए उत्सुक वाइस लगभग भूल ही गया था कि अकादमी में अपने पहले दिन उसे अपनी माँ के साथ जाना है। कहाँ जा रहे हो वाइस? केट ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को इस घर के बाहर की ओर दौड़ते देखा। माँ, चलो, मैं अकादमी जाने के लिए बेताब हूँ, उसने बचकानी आवाज में कहा, लेकिन सालों पहले की तरह बिना बोले। केट मुस्कुराए और लॉरेन और एंड्रू को अपनी ओर देखते हुए देखा, जिससे साफ जाहिर था कि उसने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। अब इस जल्दबाज युवक से निपटना उसकी जिम्मेदारी थी। कोई बात नहीं, वह खड़ी हो गई, जिससे उसका 6 महीने का गर्भ दिखाई दिया, जहां इस परिवार का एक और सदस्य पल रहा था। और इस तरह वाइस अकादमी में अपने पहले दिन के लिए अपनी माँ के पास गया। अपनी माँ का हाथ थामे अपने घर से निकलने के बाद विसेंट कुछ कच्ची सड़कों से होते हुए माटेल गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, जो पत्थरों से ढकी एकमात्र सड़क थी। लेकिन उसका घर गांव के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसे और उसकी मां को आसपास की धूल की चिंता तब तक नहीं करनी पड़ी जब तक वे इस इलाके में नहीं पहुंच गए, जो पूरे गांव में सबसे खूबसूरत था। वहां विसेंट ने इस जगह में अपनी पसंदीदा जगह देखी,
वो केंद्रीय चौक जहां संस्थापक मार्टेल की मूर्ति स्थापित थी, जहां बच्चों के खेलने और बड़ों के लिए एक खूबसूरत बगीचे में बातें करने की जगह थी। पत्थरों से ढके उस परिवेश में, जहां बरसात के दिनों में कीचड़ नहीं होता था और इस धूप वाले दिन लोग गाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। कुछ जानवर और इंसान कभी कभार वहां से गुजरते थे, जबकि विसेंट इस जगह को दिलचस्पी से देखता था और सामान्य से थोड़ी ज्यादा हलचल महसूस करता था। लेकिन स्वाभाविक रूप से वहां हलचल सामान्य से ज्यादा थी, क्योंकि आज सितारों की अकादमी में एक और दौर शुरू हो रहा था, जहां 1 दर्जन से ज्यादा नए बच्चे अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। इसलिए कई माता पिता अपने नन्हे मुन्नों को उनके पहले दिन के लिए इस जगह पर ला रहे थे, जबकि कुछ बड़े छात्र त्रिकोण आकार के चौक के एक छोर पर स्थित उस इमारत में अकेले गए थे। सितारों की अकादमी में 10 साल तक के बच्चों का स्वागत था, जिसके बाद अगर कोई परिवार अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता था तो उसके पास 2 विकल्प होते थे। एक विकल्प ये था कि वे अपने बच्चे के लिए एक गुरु की व्यवस्था करें, जिससे वे कोई कला सीख सकें। आमतौर पर बच्चों के माता पिता खुद ही ऐसा करते थे, लेकिन कभी कभार ही महान पेशेवर और जादूगर शिष्य बना लेते थे, और कुछ भाग्यशाली होते थे जिन्हें अपने माता पिता जैसा कुछ नहीं करना पड़ता था। दूसरा विकल्प ये था कि वे अपने 10 से 13 साल के बच्चों को किसी शाही अकादमी में भेज दें, जहां वे अपनी पसंद की कोई भी चीज सीख सकते थे। हालांकि शाही अकादमी में दाखिला लेना सस्ता नहीं था, और यहां तक कि अमीर लोगों को भी अपने बच्चों को वहां दाखिला दिलाने की गारंटी नहीं थी। नए छात्रों के लिए रिक्तियां उन लोगों की तुलना में कम थीं जो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने को तैयार थे। लेकिन इनमें से किसी एक अकादमियों में पढ़ने से वाइस जैसे युवाओं को, जो अपने माता पिता से सीख सकते थे, ज्यादा पेशेवर लाभ नहीं मिलता था। इन जगहों और अन्य जगहों के बीच मुख्य अंतर ये था कि अगर असली अकादमियों के इन युवा छात्रों में जादुई प्रतिभा अच्छी होती तो उन्हें जागृति परीक्षा पास करने के बाद सीडेल मैजिक कॉलेज में शामिल होने का अवसर मिलता। सीडेल मैजिक कॉलेज युवा जादूगरों के लिए अपने कौशल सीखने और उसमें निपुणता हासिल करने और आर्थिक व सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का मुख्य जरिया था। इसके जरिए अगर कोई प्रतिभाशाली हो और योग्यता के साथ स्नातक हो तो उसे कुलीन पद की उपाधि मिल सकती थी। लेकिन अगर वे सबसे अच्छे छात्र न भी हों तो भी इस संस्थान से स्नातक होना ही उन्हें सामान्य से कहीं बेहतर जीवन की गारंटी देने के लिए पर्याप्त होता। वाइस को सीडेल मैजिक कॉलेज के बारे में एक किताब से पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उसने वहां जाने का कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता उसे किसी शाही अकादमी में दाखिला दिलाने की कोशिश में शायद ही कामयाब होते, इसलिए प्रख्यात सीडेल मैजिक कॉलेज में जगह पाना नामुमकिन था। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे अपने मान और एक दिन मिलने वाले जादुई रत्न से कोई खास उम्मीदें नहीं थी, इसलिए वह सितारों की अकादमी में पढ़ने और अपने पिता से सीखने में पूरी तरह संतुष्ट था। जब उसने दूसरे बच्चों को अपनी माँ या पिता को छोड़कर अकादमी के मुख्य द्वार से गुजरते देखा तो उसे बेचैनी हुई और उसने अपनी माँ को और कसकर पकड़ लिया। चलो, वरना मुझे देर हो जाएगी, उसने माँ से कहा। वह मुस्कुराए और उस 3 मंजिला इमारत के चारों ओर लगी रेलिंग के पास पहुंची, जिसकी डिजाइन वाइस को धरती की गॉथिक इमारतों की याद दिलाती थी। नमस्ते, उस छात्र और उसके परिवार का नाम क्या है? उस जगह के प्रवेश द्वार पर एक अकादमी कर्मचारी ने केट और वाइस को रोका। नमस्ते, यह मेरा बेटा विसेंट है, फुलर परिवार से। आज उसका पहला दिन है, उसने अपने बेटे को अकादमी की सीढ़ियों पर चढ़ते बच्चों को देखते हुए कहा। बहुत बढ़िया विसेंट, तुम कक्षा 1 ढूंढ सकते हो, तुम्हारी कक्षाएं वहीं लगेंगी, उस आदमी ने अपने सामने खड़े काले बालों वाले युवक की ओर देखते हुए कहा। आज का दिन खास है, इसलिए शिक्षक 15 मिनट देर से आएंगे, लेकिन कल से कक्षाएं सुबह 9 बजे शुरू होंगी। ये कहकर वाइस अपनी मां का चुंबन पाकर आखिरकार उस जगह दौड़ा और अपने बैकपैक के पट्टों को दोनों हाथों से पकड़े हुए सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ा। कार्यक्रम की वजह से आसपास के ज्यादातर छात्र वाइस की उम्र के या उससे 1 साल बड़े थे, इसलिए वह बड़े छात्रों के जाल में फंसकर बुरा नहीं कर पाया और जल्द ही कक्षा 1 में पहुंच गया। अकादमी ऑफ स्टॉर्स की इमारत 3 मंजिला होने के बावजूद बड़ी नहीं थी। उसमें सिर्फ 5 कक्षाएं, एक पुस्तकालय, प्रशासनिक विभाग, कैफेटेरिया और सामाजिक व शारीरिक गतिविधियों के लिए कुछ जगहें थीं। जितना यह एक विश्व प्रभुत्व था, जादू से प्रेरित शारीरिक क्षमताएं निम्न स्तरीय लड़ाइयों में बड़ा अंतर ला सकती हैं। चूंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग निम्न स्तरीय जादूगर या जादू टोना न कर पाने वाले साधारण मनुष्य थे, इसलिए लड़ना और हथियार चलाना सीखना बहुत जरूरी था। स्टॉर्स अकादमी के मुख्य दर्शक साधारण पृष्ठभूमि के लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां हथियारों के प्रकार और उन्हें चलाने की उचित कलाओं के बारे में सिखाया जाता था। वाइस अपनी बहन से इसकी मूल बातें पहले से ही जानता था और अपनी लड़ाई और हथियार चलाने के कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए उत्सुक था।
जब वह यही सोच रहा था तो आखिरकार वह कक्षा 1 के सामने पहुंचा, जहां कुछ युवा पहले से ही बाहरी और अंदर मौजूद थे। वह दरवाजे से अंदर गया और देखा कि लगभग आधा दर्जन लोग लिंग भेद के आधार पर बराबर बराबर खड़े थे। वाइस, तुम सचमुच कमाल कर गए, सुनहरे बालों वाले एक युवक ने विसेंट के पास आते हुए ये कहा। अपना उपनाम सुनकर विसेंट ने तुरंत अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त के भाई की ओर देखा, जिससे वह कई बार मिल चुका था। इयान, आज से हम सहकर्मी होंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अभिवादन का वह तरीका अपनाया जो उसने अपनी ही उम्र के उस बच्चे को सिखाया था। मैं मार्शल आर्ट की कक्षाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बहन मुझे डराती रहती है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं अपना बदला लूंगा। इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं मार्शल आर्ट की कक्षाओं का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगे? वाइस ने पूछा, ये जानते हुए कि वे जुड़ियों में सीखेंगे। ठीक है। जब वे बातें कर रहे थे तभी एक नया छात्र आया जिसे वे नहीं जानते थे और उनके बगल में बैठ गया। इयान को विसेंट से बातचीत शुरू करने में ज्यादा आसानी होती थी, इसलिए उसने बातचीत शुरू की और जल्द ही नन्हे रोरी को अपने दोस्तों के घेरे में शामिल कर लिया। बच्चे सचमुच आसानी से दोस्त बना लेते हैं। सब लोग चुप हो जाओ, कक्षा शुरू होने वाली है। जैसे ही बच्चे एक साथ थोड़ा शोर मचाते हुए बोले, उस शिक्षक की आवाज उनके कानों तक पहुंची जो आज से उन्हें मार्गदर्शन देगा, और सब चुप हो गए। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो शिक्षक ने बिना किसी और देरी के अपना परिचय दिया। मेरा नाम जूलियन रोथ है। मैं इस वर्ष आपके समूह का प्रभारी शिक्षक हूँ। आप में से जिनके भाई बहन अकादमी ऑफ स्टोर्स में हैं, वे शायद पहले से ही जानते होंगे कि वहाँ क्या होगा। लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा जो अभी तक हमारी गतिविधियों से अवगत नहीं हैं। मैं आपको कुछ बुनियादी विषय पढ़ाऊंगा, जिनमें पोलारिस क्षेत्र का इतिहास, विशेष रूप से हमारे राज्य सीडेल साम्राज्य का इतिहास शामिल है। हम अपनी भाषा, टेलियन और अंत में अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। इस समाज में 5 साल के बच्चों को इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं थी। अर्थशास्त्र में उन्होंने इस दुनिया में विकसित गणित की मूल बातें और मुद्राओं व व्यापार के इतिहास के बारे में सीखा। टेलियन भाषा के अध्ययन में वे अपनी मूल भाषा पोलारिस क्षेत्र की कई भाषाओं में से एक सीख लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे अन्य भाषाएं भी सीखेंगे। फिर भी सबसे पहले उन्हें अकादमी में अपने पहले वर्ष में ही टेलियन में अपनी भाषा कौशल को यथासंभव विकसित करना था। इसके अलावा इस दुनिया में मौजूद जादुई प्रतिभाओं के कारण जब लोग अपने 14वें जन्मदिन पर पहुंचते थे और जागृति से गुजरते थे तो एक नई भाषा सीखना आसान हो जाता था। इसलिए उस समय आवश्यक भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं सीखना ही बेहतर था। टेलियन की बात करें तो यह कोई कठिन भाषा नहीं थी, हालांकि यह पृथ्वी पर मौजूद कुछ पूर्वी भाषाओं की तरह अक्षरों के बजाय प्रतीकों से बनी थी। अंततः इतिहास में ये युवा न केवल अपने राज्य और महाद्वीप के अतीत के बारे में जानेंगे, बल्कि उन्हें थोड़ा जादू भी देखने को मिलेगा। चूंकि इस अकादमी का ध्यान जादू के बारे में पढ़ाने पर नहीं था, इसलिए उन्होंने युवाओं को मूल बातें सीखने की इस संभावना के बारे में केवल व्याख्यान दिया। जूलियन ने अपने छात्रों को जल्दी से यह बात समझाए, हमेशा एक ही स्वर में बोलते हुए और उन्हें गंभीरता से देखते हुए। इस प्रस्तुति के बीच में इयान ने रोरी और वाइस से कहा, हम बदकिस्मत थे। प्रोफेसर जूलियन सबसे ज्यादा मांग करने वालों में से एक हैं। मैंने सुना है कि वे अपनी कक्षाओं में बहुत सख्त हैं। क्या ऐसा है? रोरी ने चिंतित होकर पूछा। अपनी बहन से इस आदमी के बारे में सुनकर वाइस को ये बात पहले से ही पता थी और उसने कहा, अभी ज्यादा बात न करें, वरना हम ही उसके लिए सबसे पहले उदाहरण बन जाएंगे। प्रोफेसर जूलियन ने अपनी प्रस्तुति जारी रखी। आखिरकार तुम्हें आत्मरक्षा और योद्धा का मार्ग सिखाया जाएगा, लेकिन तुम्हें सिखाने वाला मैं नहीं, बल्कि प्रोफेसर लेन होगा। तुम उनसे बाद में मिलोगे, इसलिए अभी यह जानकारी अपने पास रखो। उन्होंने कमरे में चलते हुए अपनी बाहें पीठ के पीछे रखते हुए कहा। छात्रों की मेजों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने कुछ युवाओं को गौर से देखा, ये देखते हुए कि कौन बात कर रहा है या उनकी बातों पर ध्यान दे रहा है। अपनी कक्षा में चलते हुए वे बस उन लोगों के पास रुक जाते थे जो बातचीत में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जिससे उनकी बातचीत बंद हो जाती थी। अपना परिचय देने के बाद वह कमरे के सामने वाले छोटे से मंच पर चढ़ गया। वहां उसने कुछ हाथ की मुहरें बनाई और उन बच्चों के सामने का ब्लैकबोर्ड बदलने लगा। जब उन्होंने ये देखा तो बात कर रहे बच्चों ने भी ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि शिक्षक पहले से ही जादू का प्रयोग करके पाठ शुरू कर रहे थे। चलो सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, जादू।
उसने कहा। जैसे ही ब्लैकबोर्ड चमक उठा, विभिन्न चित्र और शब्द इस तरह दिखाई देने लगे कि वहां मौजूद सभी का ध्यान उसकी ओर खींच गया। जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे, जादू जादुई शक्ति का परिष्कार और प्रयोग है। लेकिन ये शून्य से नहीं आता। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करता है। वे हैं: 1. मन, जो आपकी आनुवंशिक विरासत से संबंधित है। 2. जादुई रत्न, जो आपकी जागृति से संबंधित है। उसने अपने माथे के बीच में लगे हरे त्रिकोणीय पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। 3. जादुई गुण, जो उन मंत्रों के प्रकारों से संबंधित हैं जिनके साथ हम संगत हैं। 4. भाग्य और दृढ़ता से संबंधित चर। इन शब्दों के बाद ब्लैकबोर्ड पर 2 चरणों और उनके उपस्तरों वाली एक तालिका दिखाई दी। शिक्षु और अनुचर, ये 2 चरण हैं जिन पर अधिकांश पोलारिस लोक के प्राणी हैं। ये शायद आप सभी के लिए, यदि सभी के लिए नहीं तो लगभग सभी के लिए सीमा होंगे, इसलिए हम आगे क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। हालांकि जान लीजिए कि एक जादूगर के लिए और भी चरण हैं जिन्हें पार करके वह और भी मजबूत बन सकता है। उसने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि इस गांव के मानकों के अनुसार वह भी, जिसके पास अद्भुत प्रतिभा थी, जादुई यात्रा के इन 2 शुरुआती चरणों तक ही सीमित था। छात्रों ने उसकी बात सुनी और प्रस्तुत ग्राफ पर ध्यान दिया, जहां वाइस ने इस दुनिया में जादूगरों की रैंकिंग की शुरुआत का पता लगाया, जो प्रशिक्षु चरण से शुरू होती थी और जिसके 3 उपस्तर थे। वे थे कनिष्ठ, मध्यवर्ती और वरिष्ठ। दूसरे चरण, अनुचर, में पहले से 5वें त्रिभुज तक 5 उपस्तर थे। ये त्रिभुज क्या थे वह नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह ... दूसरे जादू चरण के लिए उपस्तरों के ये नाम अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे चरण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं, इसलिए आज भी वे नाम रखे गए हैं। हालांकि जैसे जैसे आप राज्य या पोलारिस क्षेत्र में यात्रा करते हैं, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इन उपस्तरों को अलग अलग तरीके से नामित करते हैं। अक्सर लोग पहले त्रिभुज वाले अनुचर को प्रथम स्तर का अनुचर या यहां तक कि प्रथम स्तर का अनुचर भी कहते हैं, इसलिए इन शब्दों से हैरान न हो। युवाओं के ध्यान देने पर कक्षा जारी रही। आखिरकार प्रोफेसर ने इन युवाओं को जादुई साधना स्तर की शुरुआत के बारे में बताने के बाद जादू के बारे में बात करना बंद कर दिया। उन्हें सिखाने के लिए उनके पास कई जरूरी चीजें थीं, जैसे तत्व, वे उनके मंत्रों को कैसे प्रभावित करेंगे, जागृति, जादुई रत्न, कलाकृतियां, पेशे वगैरह। लेकिन वे ये सब सितारों की अकादमी में अपने पहले साल और 10वें साल की यात्रा के दौरान सीखते रहे। फिर कुछ मिनट जादू के बारे में बात करने के बाद वह इतिहास की कक्षा शुरू करते, जो टेलियन कक्षाओं के साथ साथ उनके अध्ययन के ज्यादातर समय को ले लेती। लेकिन ये युवा केवल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही पढ़ते थे, जब उन्हें दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक मिलता था, और फिर शारीरिक अभ्यास होता था जहां वे लड़ना और संभालना सीखते थे। हथियार, दोपहर 3 बजे से पहले उनका स्कूल खत्म हो जाता था और ज्यादातर बच्चे घर पर पढ़ाई करने लौट जाते थे और कुछ अपने माता पिता के साथ अपना पेशा सीखने चले जाते थे। अगले कुछ महीनों तक विसेंट की यही दिनचर्या रही, जब तक कि उसका 6ठा जन्मदिन नहीं आ गया और उसके जन्मदिन के कुछ हफ्ते बाद नया स्कूल वर्ष शुरू नहीं हो गया। पृथ्वी की तरह इस दुनिया में भी गर्मी की छुट्टियां होती थीं, जब छात्र अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते थे। ये बच्चों के लिए अकादमी के बाहर खेलने और दोस्ती बनाने के बेहतरीन मौके होते थे। जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो वाइस ने अकादमी में अपने कुछ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। स्कूल के दौरान उनके पास दोस्ती बढ़ाने का बहुत कम मौका था। फिर भी छुट्टियों के दौरान वह रोरी और इयान के और भी करीब आने के लिए इसका पूरा फायदा उठाता था, और मार्टेल विलेज में उसे अपने पहले दोस्त मिलते थे। लेकिन वह अपनी पढ़ाई और छुट्टियों का पहला साल कुछ असंतुष्ट सहपाठियों के साथ भी बिताता था, जिनके साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। और फिर अपने दूसरे साल की शुरुआत की पूर्व संध्या पर अकादमी ऑफ स्टॉज में उनकी दूसरी बहन का जन्म हुआ। मार्टेल विलेज में फुलर परिवार के घर के अंदर चारों ओर से हंसी और बधाइयों की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि नाश्ते की खुशबू घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच रही थी। वहां फुलर परिवार के कई दोस्त नीना, वाइस और लॉरेन की छोटी बहन के जन्म का जश्न मना रहे थे। जब बड़े लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तब इस परिवार के सबसे नए सदस्य, वाइस और उसके दोस्तों को देख रही महिलाएं उसके कमरे में एक साथ थीं। अब तुम्हारी एक नई बहन होने वाली है। क्या सिरदर्द है? अगर नीना सचमुच लड़का होती तो हम सब के लिए कितना आसान होता। इयान ने सूट पहने हुए, जैसा कि इस समाज में पैसे वाले लोग आमतौर पर त्योहारों पर पहनते हैं, टिप्पणी की। कुछ लोगों ने तो इस शैली को हमेशा के लिए अपना लिया और बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे जैसे पृथ्वी की 19वीं और 20वीं सदी की कहानियों की किताबों में आसानी से देखे जा सकते हैं।
वाइस को ये पसंद था क्योंकि इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म से पहले एक गैंगस्टर के रूप में उसने भी इसी शैली का पालन किया था। उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन काले रंग के कपड़े पहने थे जो उसका पसंदीदा रंग था। दूसरी ओर रोरी ने अपनी मां द्वारा चुने गए कपड़ों से ज्यादा रंगीन कपड़े पहने थे। रोरी ने इयान के एक हाथ पर थपथपाया और कहा, बेवकूफ मत बनो। लड़की हो या लड़का, वह वाइस की बहन है और हमें खुश रहना चाहिए। छी, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। अगर तुम्हें अपनी चीजें बहनों के साथ बांटने का दर्द पता होता तो तुम्हें पता होता कि मैं क्या कह रहा हूं। इयान ने टिप्पणी की, काश मेरे भी भाई होते, कमीने। वाइस अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुराया, दोनों पक्षों को समझते हुए। नीना स्वस्थ पैदा हुई थी और मेरी माँ भी ठीक है। बस यही मायने रखता है। लेकिन शब्दों के लिए शुक्रिया। खैर, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? कल हम अकादमी में नया साल शुरू करेंगे। वाइस के कमरे में दो लड़के, जिनमें से एक इस युवा फूलर के अध्ययन कक्ष में लकड़ी की कुर्सी पर और दूसरा उसके बिस्तर पर बैठा था, अपने दोस्त की ओर देखकर मुस्कुराए। चलो कक्षा 2 के उन शापित छात्रों से बदला लेते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो गए। अकादमी ऑफ स्टॉर्स में अपने पहले वर्ष के दौरान वे अपनी कक्षा 1 के सहपाठियों और बड़ी कक्षाओं के सहपाठियों के साथ मिलते जुलते रहे। ऐसा कम ही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बड़े सहपाठियों से परेशानी हुई। कुछ झगड़ों को छोड़कर, जिनमें वे हार गए थे, पिछले साल कुछ बड़े सहपाठियों के सामने उन्हें हाथापाई और हार का सामना करना पड़ा था। सौभाग्य से वाइस अपने युद्ध कौशल में पारंगत था और उनकी हार इतनी अपमानजनक नहीं थी। हालांकि वाइस ने इस जगह पृथ्वी पर युद्ध के अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया था, फिर भी अपने विरोधियों की तुलना में उसके शरीर के आकार और वजन की कमजोरी को दूर करना मुश्किल था। इसलिए उसे भी थोड़ा कष्ट हुआ था। इस अनुभव के कारण तीनों ने अपनी छुट्टियों के दौरान कड़ी ट्रेनिंग की थी और वाइस कभी कभी उनसे लड़ भी पड़ता था। पिछले कुछ दिनों से उनके 3 परिवारों में से 2 ने एक छोटी सी यात्रा की थी, जिसके कारण वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। हालांकि दोबारा मिलने पर उन्होंने पुष्टि की कि वे अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर वाइस ने कहा, ठीक है, अभी हम उनसे कोई परेशानी नहीं ढूंढते, लेकिन जब वे हमें फिर से परेशान करेंगे तो हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। विसेंट ने अभी तक अपने परिवार को माफिया के रीति रिवाजों से परिचित नहीं कराया था। वह बहुत छोटा था और उसे अपने शारीरिक कौशल और इन दोनों के साथ अपनी दोस्ती को निखारने की जरूरत थी। साथ ही कोई भी दोस्ती पुराने माफिया के तौर तरीकों से नहीं चल सकती थी, इसलिए वह अभी भी इयान और रोरी पर नजर रख रहा था। लेकिन वाइस धीरे धीरे सम्मान, वफादारी और भाईचारे की बातें कर रहा था। ये 2 बातें उसने मास्ती परिवार में सीखी थीं। माफिया के एक सदस्य को विश्वसनीय, डॉन और परिवार के नियमों के प्रति वफादार, सम्मान का पात्र और अपने साथियों के लिए काम करने को तैयार रहना होता है। आम अपराधियों के उलट माफिया सदस्यों के पास एक नियम कानून होता था जिसका पालन करना जरूरी होता था। दोनों सहमत हो गए, ठीक उससे पहले कि लॉरेन अपने भाई के बेडरूम के दरवाजे पर रुककर उसका ध्यान अपनी ओर खींचे। वाइस, अपने दोस्तों को नीचे ले आओ। पापा मम्मी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अभी आते हैं, बड़ी बहन। फिर वाइस आगे बढ़ा और घर के निचले तल पर लौट आया, जहां उनके अलावा सिर्फ लॉरेन और उसकी उम्र की 2 सहेलियां 9 साल ही थीं। अगले दिन जब नीना घर पर केट की देखरेख में थी, फुलर एस्टेट के बाकी सभी निवासी वहां से चले गए। एंड्रू अपना व्यवसाय स्थानीय स्तर पर निपटाने चला गया, जो वह अक्सर करता था। अपने गोदाम और उन किसानों से लेन देन करता था जो उसे इस गांव से उपज बेचते थे। वह अपना ज्यादातर समय स्थानीय स्तर पर ही बिताता था, लेकिन हर कुछ हफ्तों में वह प्रांत भर में छोटी छोटी यात्राएं करता था, स्थानीय चीजें बेचता था और फिर इस गांव में फिर से बेचने के लिए कुछ और चीजें खरीदता था। लेकिन अपने व्यवसाय की भागदौड़ में भी इस आदमी के पास अपने परिवार की देखभाल करने, वाइस को अपना पेशा सिखाने और लॉरेन के बड़े होने का समय था। अब से उसकी देखभाल और शिक्षा के लिए नीना भी होगी। इस तरह वह अपने स्थानीय दिनचर्या में चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे बढ़ता रहा, जो मुख्य रूप से उसकी बेटी के जन्म के कारण थी, लेकिन इसलिए भी कि वह सचमुच अपने पेशे से प्यार करता था। इस बीच लॉरेन अपने साथ अकादमी के लिए रवाना हो चुकी थी। दोस्त अपने भाई की तरह अकादमी के 1 और साल की शुरुआत के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। वह पहले से ही 9 साल की थी, इसलिए अकादमी में यह उसका आखिरी साल था। हालांकि वहां 5वें साल की पढ़ाई करने वाली होने के नाते वह स्कूल के 1 और दिन के लिए उतनी उत्साहित नहीं थी। जब उसका भाई पहुंच चुका था, तब वह चुपचाप अकादमी की ओर चल पड़ी और उसके दोस्त भी मुस्कुराते हुए उसके साथ हो लिए। 1 और साल साथ में
इयान ने वाइस और रोरी के हाथ थपथपाए, पढ़ाई के इस नए साल का बेसब्री से इंतजार करते हुए। पिछले साल उन्होंने कुछ बड़े छात्रों से थोड़ी बहुत परेशानी के अलावा बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उन्हें अपनी दुनिया, जादू और यहाँ तक कि अपनी भाषा के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। बच्चे होने के नाते जो अभी भी बहुत कुछ खोज रहे थे, वे उत्साहित थे। इसलिए वे कक्षा 2 की ओर दौड़े, जहां अब से वे पढ़ाई करेंगे। लेकिन आधे रास्ते में वे कक्षा 3 के छात्रों के एक समूह के सामने से गुजरे, जिनके साथ उन्हें पिछले साल परेशानी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कहीं ये 3 कठपुतली तो नहीं है। उन तीनों से थोड़ा लंबा और अपने आदर्श वजन से कुछ पाउंड ज्यादा वजन वाला एक नौजवान लड़का उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला। पिछले साल तो उन्होंने कहा था कि इस साल वे हमें हरा देंगे। तो क्या हुआ? क्या तुमने अच्छी तैयारी की थी, बेवकूफों? एक और गोरा और लंबा नौजवान लड़का इन तीनों को श्रेष्ठता के भाव से देखते हुए बोला। इस समूह में 2 और लड़के थे जो अपने नेताओं का समर्थन करने के लिए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फिर वाइस आगे बढ़ा और बोला, डेरेक, बेहतर होगा कि तुम हमें उकसाओ नहीं। तुम पिछले साल जितने मजबूत थे, तुम्हें नहीं लगता कि हालात वैसे ही हैं? इस छोटे से समूह के नेता डेरेक ने वाइस को नजरअंदाज कर दिया, जिसके साथ वह पहले ही थोड़ा परेशान हो चुका था, हालांकि उसका आकार और उम्र ज्यादा थी। रोरी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम नहीं चाहते कि हर कोई तुम्हारा राज जान जाए। ये कहकर उसने मुंह मोड़ लिया और अपने साथियों को वहां से ले गया। इयान और वाइस रोरी को देखते रह गए, जो उन शब्दों से पीला पड़ गया था। रोरी, इयान ने पूछा, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका दोस्त बिना कुछ कहे भाग गया। इयान और वाइस अगले कुछ हफ्तों तक रोरी को बिना कारण बताए उनसे दूर जाते देखते रहे। उन्होंने कुछ मौकों पर अपने दोस्त से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार ठुकराए जाने या नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने धीरे धीरे रोरी पर दबाव डालना बंद कर दिया। उन्हें अब भी अपने दोस्त की परवाह थी, लेकिन उन्होंने उसे समय देने और उसके व्यवहार के कारणों के बारे में उससे सवाल न करने का फैसला किया था। इस बीच डेरेक का समूह उन्हें परेशान करता रहा, लेकिन रोरी को तो और भी ज्यादा। इन हफ्तों में उन्होंने जो कुछ देखा था, उससे पता चलता है कि रोरी ऐसे समूह के ज्यादा करीब था और कई तरह से उनकी मदद कर रहा था। इयान धीरे धीरे अपने दोस्त से दूर होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर रोरी खुद उनकी मदद नहीं चाहता, तो उसे और वाइस को उसके पीछे भागते नहीं रहना चाहिए ताकि उसे नजरअंदाज किया जाए। वाइस की बात करें तो उसे अभी भी रोरी के साथ क्या हो रहा है, इसमें दिलचस्पी थी। इयान के उलट उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं। उसे लगता था कि डेरेक के पास रोरी को डराने के लिए कुछ है। इसलिए अकादमी में इस दुनिया के बारे में और अपने पिता से व्यापारी पेशे के बारे में सीखते हुए ये लड़का अपने खाली समय में रोरी को देख रहा था। सितारों की अकादमी में सुबह और दोपहर की कक्षाओं के बीच छात्रों का दोपहर का भोजन अवकाश होता था। इस समय कई छात्र इस अकादमी के बैठक क्षेत्रों में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन इस जगह के एक कम व्यस्त कोने में वाइस एक पेड़ के पीछे छिप गया, जो एक गलियारे के पास था, जो एक बंद रास्ते की ओर जाता था। वह वहां था, डेरेक के समूह को उस जगह पर खाते हुए देख रहा था जहां वे आमतौर पर ब्रेक के दौरान बैठते थे। 4 लड़कों का समूह जमीन पर बैठा था, जबकि उनमें से 5वां लड़का पेय और नाश्ते से भरी एक ट्रे पकड़े हुए था। इस 5वें लड़के ने अपनी पतलून नीचे कर रखी थी और उसके पैरों के पास कूड़ा पड़ा था। वह रोरी था। जैसे ही वाइस चुपचाप देख रहा था, अचानक उसके पीछे कोई प्रकट हुआ, लेकिन उसे आश्चर्यचकित किए बिना। वाइस, तुम क्या कर रहे हो? लॉरेन ने अपने भाई को एक बार फिर उन बच्चों को देखते हुए पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा करना बंद करो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसे देखने की इतनी जहमत क्यों उठाते हो? कभी कभी हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, छोटे भाई। लेकिन वाइस इससे सहमत नहीं था। नहीं, मुझे जानना है कि वे रोरी के खिलाफ क्या कर रहे हैं। जब मुझे ये पता चलेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उसने आह भरी। मकसद जानने से तुम्हें सचमुच मदद मिलेगी। कैसे? जो भी हो, मैं रोरी से बात करके कह सकती हूँ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि उसे इन लोगों के सामने, चाहे जो भी राज हो, खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। लड़कों को हंसते और अपने दोस्त को लात मारते देखकर उसने जवाब दिया। विसेंट ने अपना एक हाथ सामने वाले पेड़ की छाल में दबा दिया। वह कक्षा 2 में सबसे ताकतवर था, लेकिन कक्षा 3 के छात्रों के सामने उसे ज्यादा बढ़त नहीं मिली। उसकी मार्शल आर्ट तकनीक कक्षा 4 के कुछ छात्रों से भी बेहतर थी। विसेंट कितना कुशल था, इसका अंदाजा लगाने के लिए वह अपनी बहन के साथ महीने में 2 बार प्रशिक्षण लेता था और आमतौर पर उसे कोई नुकसान नहीं होता था।
उसकी सांसारिक मार्शल आर्ट और इस दुनिया में सीखी गई मार्शल आर्ट उसे बच्चों पर बहुत बढ़त दिलाती थी। लेकिन उसके विरोधियों के वजन और उनकी संख्या के अंतर को देखते हुए वह जो कुछ भी करता उससे उसे निश्चित जीत की गारंटी मिलने की संभावना बहुत कम थी। वह ज्यादा से ज्यादा उन युवाओं में से किसी एक को तकलीफ दे सकता था, लेकिन फिर भी उसके सामने 3 युवा होते। अगर इयान होता तो शायद कुछ फर्क पड़ता। इयान कक्षा 2 में दूसरा सबसे प्रतिभाशाली था, लेकिन वाइस के इस दूसरे दोस्त ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह रोरी की मदद इस लड़के के बिना नहीं करेगा। दुर्भाग्य से वाइस बच्चों के साथ काम कर रहा था। ये युवा अभी दोस्ती की कीमत नहीं जानते थे और उनमें बहुत घमंड था। लॉरेन ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाते हुए आह भरी। बेचारा छोटा भाई, सच्चाई का पता चलने पर तुम उससे और दूर हो जाओगे। लेकिन फिर उसने पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? सच्चाई का पता लगाओ, उसे दिखाओ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और उसे वापस हमारे ग्रुप में ले आओ। अगर वह इसके बाद मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि वह बने, लेकिन अगर वह इसके बाद नहीं बनना चाहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वह खुद को और अपमानित न करे। उसने भावुक होकर एक अलग लहजे में कहा, मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। पापा, उसने उस पेड़ के तने पर मुक्का मारा। लॉरेन ने वाइस के उस भींचे हुए हाथ को देखा, उसे अपने भाई की सबसे बड़ी खामी नजर आ रही थी। वाइस इस बात को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। जब वह कुछ करने का मन बना लेता तो अंजाम चाहे जो भी हो वह उसे पूरा करता। एक बार उसने एक बात को इतना आगे बढ़ा दिया था कि हालांकि उसे पता था कि उसके माता पिता उसे पीटेंगे, फिर भी वह पूरी तरह से हार मान गया और जब उसे पीटा गया तो उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। लॉरेन ने उसे दूसरे हालातों में भी ऐसा व्यवहार करते देखा था, आमतौर पर अपने दोस्तों या परिवार से जुड़ी परिस्थितियों में। वह जानती थी कि वह एक जुनूनी इंसान है जिसे कुछ न करने के लिए मनाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मत करो। अगर तुम हर ब्रेक रोरी को देखते रहोगे तो अपने दोस्त यान को खो दोगे। उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए उसे चेतावनी दी। वह उसकी मदद करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उसे लगा कि अपने छोटे भाई को खुद ही सब कुछ सुझाने देना बेहतर होगा। इस तरह उसे पछतावा नहीं होगा। बड़ी बहन लॉरेन, क्या आप यान की बहन से कह सकती हैं कि वह उसे बताए कि आप मुझे ब्रेक के समय पढ़ा रही हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं इसे जल्दी सुलझा लूंगा। उसने पूछा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। शुक्रिया बड़ी बहन, उसने उन बच्चों को आगे बढ़ते देखने से पहले कहा और वह कक्षा 2 में वापस आ गया। आज भी उसे रोरी के बारे में सच्चाई का पता नहीं चलेगा। हालांकि विसेंट को खुद पर कोई शक नहीं था और वह जल्द ही इसका पता लगाने का इरादा रखता था। इसके साथ ही वह इस दुनिया के बारे में सीखना जारी रखेगा जिसके बारे में उसने अब तक पाया था कि उसमें इंटरनेट और बिजली जैसी तकनीकों का अभाव था। हालांकि अन्य तकनीकों ने मूल रूप से इनकी जगह ले ली, जिससे आधुनिक पृथ्वी पर मौजूद कुछ चीजें संभव हो गईं। उस समय कोई कार या टेलीविजन नहीं थे, लेकिन कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर लोगों से बात कर सकता था, उड़ने वाली नावों में आसमान में यात्रा कर सकता था, वगैरह। हालांकि कुछ ऐसी चीजें मौजूद थीं, लेकिन कई अन्य मामलों में ये समाज उस आधुनिक पृथ्वी की तुलना में मध्यकालीन यूरोप जैसा ज्यादा था जिसे विंसेंट छोड़कर गया था। रीति रिवाज ज्यादा मिलते जुलते थे और जादू से जुड़े लोगों का व्यवहार सामंती प्रभुओं के सेवकों जैसा ज्यादा था। साथ ही कृषि पशु शक्ति और निम्न स्तरीय जादूगरों पर निर्भर थी। संक्षेप में, अगर आप गरीब होते और आप में जादुई प्रतिभा का अभाव होता तो आप मध्यकालीन पृथ्वी पर एक गरीब व्यक्ति की तरह पोलारिस क्षेत्र में रहते। अगर आप जादू में प्रतिभाशाली होते तो आप वाइस के छोड़े हुए स्थान जितनी विकसित या उससे भी ज्यादा चीजों तक पहुंच पाते। इस दुनिया में अच्छी तरह जीने का एक और विकल्प ये था कि आपके पास इतने संसाधन हो कि आप संबंधित जादूगरों को प्रभावित कर सकें। जबकि वह अपने दोस्त के बारे में चिंतित था, वाइस इन संभावनाओं के बारे में सीख रहा था और अपने पिता के पेशे में महारत हासिल करने और भविष्य में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में उसकी रुचि बढ़ रही थी। उसके माफिया शैली वाले परिवार को उसकी योजनाओं से बाहर निकलने के लिए अभी भी बहुत काम करना था, लेकिन वह पृथ्वी पर सीखे गए इस व्यवसाय मॉडल का उपयोग सीडेल साम्राज्य में अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। इन योजनाओं के साथ उसकी दिनचर्या 6 महीने तक पूरी रहेगी, जब तक कि वह अंततः अपने अल्पकालिक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त नहीं कर लेता। महीनों बीतने के बाद वाइस थोड़ा और बड़ा हो गया था और धीरे धीरे अपने 7वें जन्मदिन की ओर बढ़ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती जा रही थीं और यान, जो कक्षा 2 का एकमात्र बच्चा था जो पहले उससे लड़ सकता था, हाल ही में उसके साथ नहीं रह पा रहा था।
हालांकि वाइस अभी भी खुद को इतना मजबूत नहीं समझता था कि रोरी की समस्या को अपनी मुक्कों से सुलझा सके, इसलिए वह अभी भी चुपके से अपने दोस्त पर नजर रख रहा था। वह हमेशा ब्रेक के दौरान ऐसा नहीं करता था क्योंकि जैसा कि उसकी बहन ने उसे बताया था, ऐसा करने से वह यान से दूर हो जाएगा, जो वह नहीं चाहता था। इसलिए पिछले कुछ महीनों से विसेंट हफ्ते में कुछ बार और जब भी उसे खाली समय मिलता, इयान के साथ अपनी दोस्ती से समझौता किए बिना रोरी पर नजर रखता था। इयान अब रोरी के बारे में बात नहीं करता था और उसने कक्षा 2 में नए दोस्त बना लिए थे, जिनसे वाइस भी हाल ही में बातचीत कर रहा था। इस वजह से उसे रोरी को परेशान करने वाले समूह की हरकतों पर नजर रखने की जगह मिल रही थी। लेकिन रोरी के दुश्मनों ने कभी यह नहीं बताया था कि वे क्या जानते थे और उसके खिलाफ क्या इस्तेमाल कर रहे थे। वाइस को आखिरकार सच्चाई का पता चल ही गया। दोपहर के बीच में अकादमी छोड़कर वाइस ने रोरी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। आज उसके पिता गांव से बाहर थे, प्रांत के दूसरे इलाकों में व्यापार कर रहे थे, इसलिए उसके पास रात होने तक जो चाहे करने का समय था। उसने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया और शांति से रोरी के पीछे पीछे चलने लगा, इतनी दूरी बनाए रखते हुए कि कोई उसे देख न सके। चूंकि विसेंट को ऐसा करने का अनुभव था जो रोरी के पास नहीं था, इसलिए उसने आसानी से अपने दोस्त को धोखा दे दिया, जो बिना देखे ही किसी और को गांव के बीचों बीच एक खास जगह पर ले गया। विसेंट ने रोरी को एक ऐसी जगह में घुसते देखा जिसके बारे में उसे पता था कि वह बच्चों के लिए नहीं है, जहां उसके पिता ने उसे कभी न घुसने के लिए कहा था। वह वहां क्या कर रहा है? वाइस ने सोचा और गौर से देखने के लिए पास गया। उसे यकीन नहीं था कि वह जगह क्या है, लेकिन उसे लगा कि वह अच्छी नहीं है और वह अपने दोस्त के बारे में चिंतित था। क्या यह उन चारों की वजह से है? वह पास जाने की कोशिश करता, लेकिन आधे रास्ते में ही रोरी वहां से निकलकर अपने घर चला जाता। उस समय वाइस को यह पता नहीं था, इसलिए वह दिन के अंत तक अपने दोस्त का पीछा करता रहा। बिना जवाब दिए घर लौटते हुए वाइस अपने परिवार की गाड़ी के कोचमैन के पास रुका, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके पिता के लिए काम करता था। बूढ़े कार्सन, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? वह अपने परिवार के घोड़ों की देखभाल करने वाले आदमी के पास रुका। इस जादुई दुनिया में ऐसे जानवर मौजूद थे, हालांकि वे धरती पर पाए जाने वाले जानवरों से थोड़े अलग थे। उस पीले बालों वाले जानवर की देखभाल करने वाला आदमी उसके बालों में कंघी करता रहा और बोला, क्या तुमने कभी कोई बनाया है? तुम क्या जानना चाहते हो, छोटे वाइस? गांव के बीचों बीच उस घर में क्या है जिसके अंदर मेरे पिता ने मुझे कभी न घुसने को कहा था? घर। बूढ़े आदमी ने वाइस की तरफ देखा, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि वह कौन सी जगह है, ऐसी जगह जहां वह कभी न घुसे। मैं तो बस यही सोच रहा हूं। हाँ, वाइस ने जवाब का इंतजार करते हुए कहा। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? मैंने आज अपने दोस्त को वहां जाते देखा। मैं उसके पीछे गया, लेकिन छींकने के लिए भी पास नहीं जा सका। उसकी बात सच थी, जिससे कोचवान चौंक गया। छोटा वाइस, अब ऐसा मत करना। उस जगह पर पतित आदमी जाते हैं। ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। उसने उस लड़के को सलाह देने के लिए अपने हाथ से कंघी गिरा दी। कार्सन ने अपना चेहरा विसेंट के पास झुकाया और धीमी आवाज में कहा, अपने पिता को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया है, लेकिन वह जगह वह है जहां भटकी हुई औरतें बेशर्म आदमियों को सुख बेचती हैं। ये कमजोर दिमाग वालों का कयामत है। गप। वेश्यागृह। विसेंट को साफ समझ आ गया कि वह जगह क्या है। उसने अपनी आंखें खोली। रोरी वेश्यागृह क्यों जाएगा? लेकिन उसे तुरंत कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन वाइस ने अपने दोस्त का फिर से पीछा किया, उसे फिर से इस गांव के वेश्यागृह में घुसते देखा। इस बार वह तेज था और अपनी जासूसी कला का इस्तेमाल करके वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उस संपत्ति के पीछे पहुंचने में कामयाब रहा। वहां पहुंचकर उसे एक आधी खुली खिड़की मिली और उसने उसमें से देखा। वहां क्या था? ये देखते ही वाइस ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और देखा कि रोरी की मां कई नग्न महिलाओं के सामने खड़ी उन्हें कुछ सिखा रही थी। जब आप किसी ग्राहक के साथ हो, उसके बोलते ही उस बड़े कमरे के इकलौते दरवाजे पर एक लंबा मजबूत आदमी दिखाई दिया, जिसके बगल में एक बच्चा था। मिस, छोटी रोरी यहाँ है। जब रोरी वहां आया तो उसके चेहरे पर उदासी थी और उसने वहां मौजूद नंगी औरतों से नजरें फेर ली। लेकिन जैसे ही उसने उस जगह की पिछली खिड़कियों में से एक से नजरें घुमाई, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वाइस वहां से पहले ही भाग चुका था। उस जगह से भागते हुए वाइस के दिमाग में कई बातें चल रही थीं। वह ये पता लगा रहा था कि पिछले कुछ महीनों में उसके दोस्त में इतना बदलाव क्यों आया है। क्या रोरी की मां एक वेश्या है? उसने सोचा, नहीं, हो नहीं सकती।
उसकी माँ कम से कम 30 साल की है। इस समाज में उसे अब जवान नहीं माना जाता, लेकिन शायद वह जवान थी। उसे याद आया कि रोरी की माँ का कोई पति नहीं था, जो एक दुर्लभ बात है उस समाज में। साथ ही वह अपने बेटे की एकेडमी ऑफ स्टोर्स में पढ़ाई का खर्च उठा सकती थी, जहां इस गांव के सबसे अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। क्या वह एक वेश्या थी, अब एक दलाल? उसने रोरी की पारिवारिक स्थिति पर विलाप करते हुए अपनी लार निगल ली। इसीलिए वह उन कमीनों के अपमान को स्वीकार कर रहा है। दरअसल उन्हें इसके बारे में पता चल गया है और वे उसके खिलाफ ऐसी बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। विसेंट ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी गर्दन की नसें कांप उठी। उसने अपना रास्ता बदला और अपने दोस्त को ये सब बंद करने के लिए मनाने के लिए रोरी के घर जाने का फैसला किया। ... शाम ढलते ढलते रोरी हमेशा की तरह अकेला घर लौट आया। हालांकि जब उसने देखा कि वाइस वहां उसका इंतजार कर रहा है, तो उसके चेहरे का उदास भाव बदल गया। उफ, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि यहां मत आना? उसने वाइस को घूरते हुए थोड़े गुस्से से पूछा। चले जाओ, इयान की तरह करो, मुझे परेशान करना बंद करो विसेंट। नहीं, तुम्हें दिखावा बंद कर देना चाहिए रोरी। अब मुझे पता चल गया है कि तुम डेरेक के ग्रुप की खुशी के लिए रोजाना खुद को अपमानित करने के लिए हमसे दूर क्यों चले गए थे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ कैसी है, इसकी किसे परवाह? उनसे लड़ो, उसने अपने दोस्त के पास जाते हुए कहा। यह सुनकर रोरी ने आंखें चौड़ी कर ली। उसे लगा कि पूरी अकादमी को जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जैसे ही विसेंट उसके पास पहुंचा, उसने उस लड़के के चेहरे की तरफ मुक्का मारा और गुस्से से फट पड़ा। पाओ! विसेंट को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसके चेहरे पर एक मुक्का लगा, जिससे उसका सिर एक तरफ झुक गया। इस बीच रोरी दूसरे मुक्के की तैयारी कर रहा था। आह! वाइस उस मुक्के के दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर कूद गया। रोरी ने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन वाइस ने उसे चकमा देते हुए तुरंत ही लड़ने का रुख अपनाया और अपने दोस्त के साथ नाचने की तैयारी करने लगा। तुम लड़ना चाहते हो? अच्छा, हमें नाचते हुए बहुत समय हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें धमकाने नहीं आया हूं। तुम्हारी माँ चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए कहा। अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शायद इसके बाद तुम ऐसे बदमाश होना छोड़ दोगे। धिक्कार है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा परिवार एकदम सही है। इन शब्दों के साथ एक दूसरे से टकरा गए और इस टकराव की शुरुआत हुई जिसने उनके बीच सब कुछ बदल दिया। विसेंट और रोरी के बीच लड़ाई के बाद युवा फुलर अपने दोस्त को पीटता है और उसे सबक सिखाता है। लेकिन वाइस द्वारा अपने दोस्त की पिटाई खत्म करने के बाद उसने रोरी को उससे मिलने के बाद पहली बार रोते हुए सुना। रोरी वाइस के साथ लड़ाई में लगी चोटों की वजह से नहीं रो रहा था, जो वैसे कोई साधारण चोटें नहीं थीं। हालांकि यह एक बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन मैना ने इस दुनिया में बड़े होने पर सभी के शरीर को मजबूत बनाया। रोरी अपनी दुखद सच्चाई पर रोया था। वह एक कमीना था। वह अपने पिता को नहीं जानता था और उसकी माँ उस समय एक दलाल थी जो मार्टेल विलेज में युवा वेश्याओं का प्रबंधन करती थी। डेरेक के समूह को इस बारे में पता चल गया था और उन्होंने रोरी के बारे में सच्चाई का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया। अगर उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया तो वे पूरी अकादमी को बता देंगे कि उसकी मां कौन है। और भी ज्यादा अपमानित होने के डर से रोरी वाइस और इयान से दूर हो गया था और हाल ही में हुए सभी अपमानों को स्वीकार करने लगा था। ये सुनकर वाइस स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया और उसने रोरी की मदद करने का वादा किया। रोरी, मेरा विश्वास करो, मैं इन तीनों से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे? अगर हम कुछ करेंगे तो और भी बुरा होगा। रोरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। आखिरकार मैं अपनी उत्पत्ति नहीं बदल सकता, वाइस ने गंभीरता से कहा। हम एक दूसरे से दूर होने का नाटक करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अगले कुछ महीनों में खुद को तैयार करेंगे। जब हम पर्याप्त हासिल कर लेंगे तो हम डेरेक और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? रोरी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तुम अपना सम्मान वापस पालोगे। तुम अकादमी के छात्रों को दिखा पाओगे कि अगर वे तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। वे तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन क्या वे तुम्हारी मुट्ठियों का भार सहन कर पाएंगे? विसेंट ने गंभीरता से कहा। इसका निपटारा हिंसा से बेहतर कुछ नहीं है, वरना तुम हमेशा के लिए डेरेक जैसे लोगों के बंधक बन जाओगे। ये सुनकर रोरी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
वह बच्चा था, लेकिन जिन मुश्किलों से वह गुजर चुका था उसे देखते हुए वह वाइस की बातें समझ सकता था। या तो उसे अपने शैतानों का सामना करना पड़ेगा या उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सुनकर विसेंट ने अपना एक हाथ रोरी को दिखाया और उसे खड़ा होने में मदद की। इसके बाद उन्होंने एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाथ मिलाया। डॉट 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 8 महीने बाद विसेंट, इयान और रोरी ने अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी और इस दौरान कक्षा 3 में पहुंच गए और पिछले कुछ महीनों में काफी तरक्की की। इयान ने रोरी से दूरी बनाए रखी, ये सोचकर कि उसका ये पूर्व दोस्त भी वाइस से बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी मौका मिलता वे दोनों चुपके से मिलकर लड़ते थे। लेकिन उनकी ये लड़ाइयाँ अकादमी में कक्षा 2 और वर्तमान कक्षा 3 के अन्य छात्रों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थीं। वाइस ने अपने कौशल में काफी सुधार किया था और अब वह अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति उसी कक्षा के लड़कों के सामने नहीं दिखा सकता था। लेकिन वह रोरी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जो इन महीनों में लगी चोटों का खामियाजा भुगत रहा था और ठीक हो रहा था। सौभाग्य से उसकी मां अमीर थी और वह उन दवाओं का खर्च उठा सकती थी जो वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए लगातार लेता था। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाई और अपनी क्षमताओं को सामान्य से कहीं बेहतर बनाया ताकि वाइस के साथ नृत्य करना आसान हो सके। इस बीच लॉरेन अकादमी से स्नातक हो चुकी थी और धीरे धीरे उसका शरीर और भी उन्नत स्त्रियोचित विशेषताओं वाला हो रहा था, यहाँ तक कि वह पहले से ही युवाओं का ध्यान आकर्षित कर रही थी। उसके माता पिता लॉरेन के दहेज के बारे में स्थानीय परिवारों से बातचीत शुरू कर चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ था। आमतौर पर सगाई की घोषणा 15 साल की उम्र में की जाती थी, इसलिए उनके पास उसके भाग्य के बारे में सही फैसला लेने के लिए अभी भी समय था। नीना अभी भी काफी छोटी थी, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय अपनी मां के साथ घर पर ही बिताती थी। डॉट 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 कई महीनों तक गुप्त रूप से साथ साथ प्रशिक्षण लेने के बाद रोरी और वाइस आखिरकार अपनी योजनाओं के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। इस दिन जब एकेडमी ऑफ स्टॉर्स में कई परीक्षाएं चल रही थीं, अपनी कक्षा की कुछ परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वे मिले। जब वे एक खाली गलियारे में मिले तो एक ने दृढ़ता से एक दूसरे को देखा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, रोरी ने जवाब दिया, हालांकि वह अपने होठों पर मुस्कान नहीं रोक पाया और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, चलो डेरेक के समूह में चलते हैं। कक्षा 4 के बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और वे एकेडमी के पीछे वाली गली में हैं। विसेंट ने कहा, चाहे जो भी परिणाम हो, अपनी योजनाओं पर अमल करने का दृढ़ निश्चय करते हुए। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? मेरी मां मुझे सजा नहीं देंगी, लेकिन तुम्हारे पिता से निपटना बहुत मुश्किल है। रोरी जानता था कि वह वाइस पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वह इतना स्वार्थी नहीं था कि उसे इस बात की परवाह ही न हो कि उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त को क्या क्या सहना पड़ेगा। वाइस के पिता नहीं चाहते थे कि वह झगड़ों में शामिल हो और उन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह किसी भी लड़ाई में शामिल न हो, वरना उसे सजा मिलेगी। लेकिन वाइस को जोखिम से कोई दिक्कत नहीं थी और वह मुस्कुराया। चिंता मत करो, बेहतर है कि मैं अपने पिता से पिटवा लूं, बजाय इसके कि मैं बिना किसी नुकसान के अपनी मर्जी से कुछ न कर सकूं। तो चलो इसे एक ही झटके में निपटा देते हैं, रोरी ने अपने दुश्मनों की ओर दौड़ने से पहले कहा। वाइस मुस्कुराया, उसे अपने दोस्त का दृढ़ संकल्प पसंद आया। रोरी के साथ महीनों काम करने के बाद वाइस अपने कुछ विचार उस लड़के के दिमाग में डालने में कामयाब रहा और उसे डेरेक के समूह के डर पर काबू पाने में मदद की। रोरी भविष्य में मेरे परिवार का एक अच्छा सदस्य होगा, वाइस ने सोचा और अपने दोस्त के साथ दौड़ा, उसे अपनी भावना पर पूरा भरोसा था। डॉट 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 कुछ पल बाद वाइस और रोरी गली के शुरू में दिखाई दिए जहां 4 बच्चों का समूह बातें करते हुए हंस रहा था। उन लड़कों में से मोटा लड़का अपने एक हाथ में चाकू पकड़े हुए था, जबकि उनसे थोड़ी दूर पर एक जंजीर से बंधा जानवर भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उस फंसे हुए पक्षी के चारों ओर लकड़ी के निशानों पर दूसरे चाकू रखे हुए थे, जिनमें से कुछ के ब्लेड पर थोड़ा खून लगा हुआ था। उस समूह के दूसरे लड़के हंस रहे थे और कुछ पी रहे थे जब वे उनमें से एक को उस पक्षी को मारने की कोशिश करते हुए देख रहे थे। हाँ, फिर से कोशिश करो इसहाक, देखते हैं कि क्या तुम सच में सबसे अच्छे हो और पक्षी को मार सकते हो। बाकी लोग शर्त लगा रहे थे, जबकि डेरेक ने मोटे लड़के का हौसला बढ़ाया। वह नहीं कर पाएगा बॉस, डेरेक जो क्लास में सबसे अच्छा है भी ऐसे चलते हुए निशाने पर नहीं लग सकता। फैटी चाकू चलाने में बुरा नहीं है, शायद वह लगा दे। मैं तुमसे 20 कांसे के सिक्कों की शर्त लगाता हूं, मैं ले लूंगा। ये बातें सुनकर और ये लड़के क्या कर रहे थे ये देखकर वाइस और रोरी एक पल के लिए रुक गए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वाइस ने अपना एक हाथ कपड़ों में डाला और एक कैंची उठाई। फिर वह आगे बढ़ा और उसे उस चिड़िया की दिशा में फेंक दिया जो आगे पीछे उड़ रही थी।
उसे पकड़े हुए जंजीर की जगह ने उसे सीमित कर दिया। जैसे जैसे जादुई कणों की गति और ताकत बढ़ती गई, कैची की गति बढ़ती गई। वाइस अपने जादुई जागरण के बाद ही मंत्र सीखेगा और उसके आसपास के बच्चे भी। लेकिन इस दुनिया के किसी भी जादुई प्राणी की तरह उसके शरीर में पहले से ही मन था और उसकी हरकतें इससे प्रभावित हो सकती थीं। जब उसने कैंची फेंकी तो अनजाने में ही वह चीज जादुई कणों से ढक गई, जिससे उसके गुण काफी बढ़ गए। इसलिए जब वह अपने लक्ष्य की ओर उड़ी तो हंसते हुए लड़कों के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई उनके रास्ते में खड़ा है। लेकिन वाइस की ओर देखने से पहले ही उन्होंने देखा कि उसकी कैंची उस जंजीर के एक हिस्से से होकर पक्षी को मुक्त कर रही है। विसेंट, रोरी, डेरेक समझ गया कि उन्हें परेशान करने वाला कौन है और उसने भूरे बालों वाले लड़के से मोटे स्वर में बात करते हुए उनके नाम पुकारे। रोरी, क्या तुम हमें चुनौती दे रहे हो? इकलौते मोटे लड़के ने भागते हुए पक्षी को एक तरफ हटाकर रोरी को घूरा। उसके समूह के बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाईं जब उन्होंने उस लड़के को पहली बार देखा जिसके साथ वे 1 साल से ज्यादा समय से खेल रहे थे, जो उनके सामने खड़ा था। रोरी, क्या तुम भूल गए हो कि हम तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं? डेरेक ने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। इधर आओ, तुम्हारी सजा 4 दांत होंगे। रोरी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और कुछ नहीं बोला। विसेंट इस बार बात नहीं करना चाहता था और अपने दुश्मनों के इन शब्दों के बाद बस उनकी ओर दौड़ पड़ा। उनमें से सबसे लंबे लड़के से कुछ इंच छोटे, काले बालों वाले उस लड़के को मुट्ठियां बंद करके दौड़ते हुए देखकर चारों ने अपनी अपनी लड़ाई की पोजीशन ले ली। उन्होंने अपनी मुट्ठियों और पैरों में मन इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी करने लगे। वे सभी जानते थे कि वाइस अकादमी में मार्शल आर्ट्स में सबसे प्रतिभाशाली है, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वे संख्या में कम थे, वे उसे आसानी से नहीं ले सकते थे। ठीक है, रोरी, बाद में पूरी अकादमी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ एक वेश्या है। एक व्यक्ति चिल्लाया, उस जोकर के लिए घृणा महसूस करते हुए जो अपनी जगह नहीं पहचानता था। तुम कमीनो, मैं तुम्हें वो सब निगलने पर मजबूर कर दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। रोरी आखिरकार अपने दुश्मनों पर दौड़ने लगा और अपने थोड़े से मन को अपनी मुट्ठियों और पैरों में भर लिया। एक जादूगर के मन की मात्रा जीवन के दौरान बढ़ सकती है, लेकिन जागृति से पहले एक जादूगर का व्यक्तिगत मन विकास जीवन के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक तेज होता है। इतना ही नहीं, बच्चों को इसके लिए कड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा बचपन और किशोरावस्था के दौरान जितना संभव हो सके उतना मन इकट्ठा करने के लिए काम करेगी, जो बाद में जादुई जागृति को बहुत प्रभावित कर सकती है। इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके पास ज्यादा से ज्यादा मन होता गया और उसमें से कुछ का इस्तेमाल किया जा सकता था। यह उनके लिए जादू करने के लिए काफी नहीं था, फिर भी इससे उनके शरीर मजबूत हो सकते थे, उनकी रिकवरी दर बढ़ सकती थी और कई अन्य चीजें भी हो सकती थीं। रोरी एक ही झटके में वहां मौजूद 2 कमजोर लड़कों में से एक की तरफ झपटा और अपनी मुक्का उस लाल बालों वाले लड़के के चेहरे के बीचों बीच मार दिया। इसी बीच वाइस ने डेरेक पर छलांग लगाए और अपने शरीर को हवा में घुमाकर उस बदमाश पर एक जबरदस्त वार किया जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। डेरेक, मर जा, उसने चिल्लाते हुए अपना दाहिना पैर उस गोरे लड़के की छाती की ओर घुमाया। डेरेक पहले से ही वाइस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसे शक था कि यह लड़का उसकी लात झेल पाएगा। वह 4वीं कक्षा में सबसे ताकतवर था और 5वीं कक्षा के कुछ लड़कों से भी मुकाबला कर सकता था। इस नई शुरुआत ने उसे अपने और वाइस के अतीत की परवाह न करने पर मजबूर कर दिया और उसने उस परेशान करने वाले बदमाश पर जोरदार वार किया। मैं जल्द ही अकादमी में सबसे ताकतवर बन जाऊंगा और तुम मेरे नए गुर्गे बनोगे, उसने उनके वार टकराने से ठीक पहले कहा। ऐसा होने पर दोनों के आसपास की गैसें बदल गईं, जिससे विपरीत दिशा में तेज हवाएं चलने लगीं। उसी समय उनकी पिंडलियों के बीच टक्कर वाली जगह से एक हल्की सी धड़कन फैली, जो सूक्ष्म थी लेकिन उनसे कुछ मीटर दूर तक वायुमंडल में मुक्त मानस में गड़बड़ी पैदा करने में सक्षम थी। फिर दोनों के मुंह से दर्द की चीख निकली और वे दोनों उसी दिशा में गिर पड़े जहां से वे कूदे थे। वाइस ने अपने दांत आपस में गड़ा दिए, लेकिन दर्द का कोई निशान नहीं निकला, यहां तक कि उसे ऐसा भी लगा जैसे उसने किसी दीवार पर लात मारी हो। लेकिन डेरेक दृढ़ निश्चयी नहीं था और गुस्से में दहाड़ने लगा, जमीन पर गिर पड़ा और पैर में दर्द के कारण लंगड़ाने लगा। धिक्कार है, विसेंट, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वह चिल्लाया जब मोटा लड़का उस काले बालों वाले लड़के की दिशा में हमला कर रहा था। विसेंट तेज था और पीछे कूद गया, जिससे प्रतिद्वंद्वी की चाल बाल बाल बच गई। फिर जब मोटे लड़के का वार चूक गया तो रोरी द्वारा अपने पहले प्रतिद्वंद्वी पर एक जोरदार वार करने के बाद बाकी 2 में से एक का शरीर उसकी ओर उछल पड़ा।
उन पहले वारों के साथ रोरी और वाइस एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और उनके चारों प्रतिद्वंद्वी महसूस कर रहे थे कि वे कितने मजबूत हो गए हैं। अच्छा अच्छा, हम आज इसका निपटारा कर देंगे, मोटे लड़के ने कहा। लेकिन रोरी, तुम्हारा काम तमाम हो गया। कल तुम अकादमी नहीं जा पाओगे। आज का नतीजा चाहे जो भी हो, हम सबको बता देंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा, सुअर के बच्चे। रोरी ने अपनी लड़ाकू मुद्रा बनाए रखते हुए उन विरोधियों के सामने चिल्लाया। फिर एक पक्ष फिर से दूसरे पक्ष पर कूद पड़ा और दोनों लड़के अपने चार दुश्मनों से चतुराई से लड़ रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब भी उनमें से कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को मारता तो वह व्यक्ति तड़प उठता और दर्द की आवाजें निकालता। लेकिन इस बीच बाकी दो को भी उन पर वार करने का मौका मिल जाएगा। इस दर पर भले ही रोरी और वाइस अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकते थे और उन्हें काफी चोट पहुंचा सकते थे, फिर भी इस लड़ाई में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्द ही दोनों की नाक से खून बहने लगेगा और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैंगनी निशान पड़ जाएंगे। वे पसीने से तरबतर हो जाएंगे और तेज सांसें लेंगे। विरोधी समूह उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती और उनमें से एक तो टकराव खत्म होने से पहले ही बेहोश हो जाता। मेरे बारे में जो चाहो कहो, रोरी ने अपने सामने धुंधली छवियों को देखते हुए कहा। लेकिन जान लो कि इसके बाद मैं तुम्हें हर हफ्ते चुनौती दूंगा। यहां तक कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, जब तक हम एक ही गांव में रहते हैं। रोरी, मैं भी यही करूंगा, वाइस चिल्लाया। रोरी के बारे में जरूरत से ज्यादा बात करने की हिम्मत की और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। इस तरह उनकी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती जब तक बड़ों को एहसास होता कि क्या हो रहा है और वे उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए दौड़ पड़ते। बच्चों में इतनी शक्ति होती है कि वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, इसलिए आमतौर पर उनके माता पिता उन्हें इस तरह लड़ने से रोकते थे। बड़ों को देखते ही दोनों पक्ष भाग गए। इस गतिरोध के बाद दोनों पक्षों की अपनी अपनी कुंठाएं थीं। ... उस रात बाद में विसेंट, एक आदमी की भारी आवाज अपने कमरे में लेटे लड़के के कानों तक पहुंची। अपने पिता की आवाज सुनकर विसेंट तुरंत अपने कमरे से नीचे आया और अपने घर की पहली मंजिल पर चला गया। विसेंट, तुमने क्या किया है? मैंने अफवाह सुनी है कि आज तुम किसी झगड़े में शामिल थे। क्या ये सच है? उस आदमी ने पूछा, हालांकि उसे अपने बेटे के चेहरे पर जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। पिछले कुछ घंटों में वाइस के चेहरे के जख्मों में काफी सुधार हुआ था। उसका मानसिक बल उसके ऊतकों के पुनर्जनन को तेज कर सकता था, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है। लेकिन एंड्रू उसके चेहरे पर जख्म देख सकता था और फिर भी उसने पूछा, क्योंकि वह अपने बेटे से सुनना चाहता था कि उसने उसके आदेशों की अवहेलना की है। मैं एक दोस्त की रक्षा के लिए लड़ा, पिताजी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। विसेंट सीधे मुद्दे पर आ गया। उसकी मां नीना को गोद में लिए ऊपर से उसे देख रही थी और लॉरेन सीढ़ियों से नीचे भागी। पिताजी, क्या आप वाइस को माफ नहीं कर सकते? उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने अपने भाई की तरफ से बोलने की कोशिश की, जबकि उसके स्त्रीवत चेहरे पर चिंता के भाव थे। एंड्रू ने अपनी बेटी की तरफ देखा तक नहीं, बस विसेंट पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये याद रखना, विसेंट। तुम्हारे इरादे चाहे जो भी हों, नियम तोड़ने पर तुम्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मैं समझता हूं। फिर उस लगभग 2 मीटर लंबे आदमी ने अपने कपड़ों की बेल्ट उतारी और अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले 15 मिनट तक वाइस अपने पिता के हाथों तड़पता रहा, अपनी 2 जिंदगियों की सबसे लंबी पिटाई झेलता रहा। लेकिन वह न आंसू बहाएगा, न दर्द से चिल्लाएगा। जो कुछ भी सहना था वह सहता रहा, ये जानते हुए कि कोई विकल्प नहीं है। उसकी बहनें और माँ ये सब देखने से कतराती रहीं और उनके दिलों में एक बोझ सा महसूस होता रहा। लेकिन एक पिता पर बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी का एहसास होने के कारण किसी ने भी वाइस की शिक्षा में दखल नहीं दिया। अब से तुम्हारे पास और कोई खाली समय नहीं होगा। तुम घर से अकादमी और अकादमी से यहाँ आओगे। बाकी समय तुम मेरे साथ रहोगे। सुना रहे हो, बेटे? एंड्रू ने पूछा। उसका बेटा दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही कोई शिकायत की। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।